मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। हम कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। अब तक हम 2 लेक्चर्स में डिमांड के बारे में और डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं के बारे में पढ़ चुके हैं। इन 2 लेक्चर्स का लिंक आपको आई आइकन पे मिल जाएगा। तो राइट, अब तक जितना हम डिमांड को समझ चुके हैं, इसको समझने के बाद हम क्या करने वाले हैं, डिमांड के नेचर के लिए एक लॉ बनाने वाले। हमने क्या किया, डिमांड समझा कि क्या होता है, ये हमारी डिजायर्स होती हैं जो कि परचेजिंग पावर और हमारी विलिंगनेस से क्या होती है, बैक्ड अप होती है। यानी कि जब हम कोई सामान खरीदना भी चाहते हैं और उसको खरीदने के हमारे पास पैसे भी हैं, तो हम क्या करते हैं, उस सामान का डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और हमने कुछ फैक्टर्स भी पढ़े थे जो हमारी डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे। तो बेसिकली इतना सब पढ़ने के बाद हम डिमांड का क्या नेचर समझ सकते हैं। उसको क्या करती है हमारी बुक, एक लॉ में लिख देती है। क्या नेचर समझा हमने कि जो हम हमेशा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, ये क्या है, प्राइस से इनवर्सली रिलेटेड है। यानी कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी। हाँ, तो हमारी बुक इसको कैसे लिख रही है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। बेसिकली क्या बोला हमारी बुक ने कि जो हमने बाकी फैक्टर्स डिस्कस किए उनको एक बार कांस्टेंट मान लो, उनको मत हिलाओ। सिर्फ अगर प्राइस के रिलेशन में देखें हम डिमांड को, तो हमारी डिमांड क्या करेगी, हमेशा एक इनवर्स रिलेशन शो करेगी। किसके साथ, हमारे प्राइस के साथ। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इस बात का कि अगर हमारे पास कोई चॉकलेट का प्राइस 10 रुपये है तो हम उसके कितने यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं, 10 यूनिट्स। लेकिन जब उसी चॉकलेट का प्राइस बदल के 5 रुपीज़ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका डिमांड इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो एक बेसिक आइडिया मिल रहा है हमें कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा कह क्या रहा है। हाँ, तो अब हम जब भी किसी लॉ की बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, तो हम उनकी अजम्पशंस की बात करेंगे, उसकी एक्सेप्शंस की बात करेंगे। अजम्पशंस क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम मान रहे हैं इस लॉ को प्रूव करने के लिए, इस लॉ को सही साबित करने के लिए या यूज़ करने के लिए, डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कांस्टेंट मान लेते, अज्यूम कर लेते कि यार ये ऐसे ही मान लो कि इसमें ऐसा ही हो रहा है। हाँ, तो क्या क्या अजम्पशंस है इसकी कि जो हमारे जितने भी हमने डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किए थे डिमांड के, वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि जो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो कांस्टेंट है, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। हमारी जो इनकम है वो क्या है, कांस्टेंट है, इनकम में कोई बदलाव नहीं आ रहा। और हमारे जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स के, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इनके प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। हमने पढ़ा था ना कि सारे फैक्टर्स में जब भी कोई चेंज आता है तो हमारी डिमांड अफेक्ट होगी। इसीलिए क्योंकि हम प्राइस के रिलेशन में डिमांड को पढ़ने जा रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, इन सभी फैक्टर्स को क्या करो, कांस्टेंट मान लो। लास्ट पॉइंट क्या, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी कांस्टेंट है। यानी कि हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ कि फ्यूचर में जो भी हमारी गुड्स है उनकी अवेलेबिलिटी में, उनके प्राइजेस में कुछ चेंज आने वाला है, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई, लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस हो गई। हमने कुछ चीज़ें अज्यूम कर ली कि भाई ने ऐसे मान ली, राइट। इन सब चीज़ों को कांस्टेंट मानते हुए हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि हमारे प्राइस में जब भी कोई चेंज आ रहा है वो इन्वर्सली अफेक्ट करेगा हमारी क्वांटिटी डिमांडेड को। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी किस केस में, अगर हमारा प्राइस इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये चॉकलेट है जो हमने पहले देखा, चॉकलेट है, पहले कितने रुपीज़ की है, 10 रुपीज़ की। अब कितनी चॉकलेट्स मांग रहे हो, 20 चॉकलेट्स मांग रहे हो। अब चॉकलेट कितने रुपीज़ की हो गई, 5 रुपीज़ की। अब कितनी चॉकलेट्स मांग रहे हो, 40 चॉकलेट्स मांग रहे हो, राइट। तो ये जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट कर लूँ तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि बी पॉइंट पे प्राइस कम हुआ है, 10 से 5 हुआ है, और जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है बाय 20 यूनिट्स। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि जो भी हमारा प्राइस है और जो भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड। अच्छा,
अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा ये जो डिमांड कर्व है, हमने बोला है डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी वजह क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों कर रहा है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? हम पढ़ चुके हैं इस बारे में कि जो हमारा प्राइस है और जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है, क्योंकि वो इन्वर्सली रिलेटेड है, इसीलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। हमने ये चीज़ समझी है हमेशा कि जो भी ग्राफ्स होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोप किस केस में करते हैं? जब भी हमारी दो क्वांटिटीज आपस में क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। तो बेसिकली अब मेरा सवाल ये नहीं है कि ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है इनमें इन्वर्स रिलेशन है क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी प्राइस कम हो रहा है आप क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हो? आप ये बिहेवियर क्यों दिखा रहे हो कि प्राइस सस्ता होता है आप बोलते हो ज़्यादा चीज़? हाँ, इस सवाल के बारे में बात करते हैं। तो हमारी बुक बेसिकली हमें कुछ रीजंस बताएगी कि क्यों हम ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो हमें क्या बोलता था कि यार देखो, जैसे जैसे तुम किसी भी चीज़ के एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है? कम मिलता है। यानी कि अगर मैंने कुछ कंज्यूम किया, से मैंने एक बनाना कंज्यूम किया, राइट, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिला 10 यूटल्स का। सेकंड जब मैंने बनाना खाया तब मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 8 यूटल्स का। थर्ड बनाना खाया तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 5 यूटल्स का। तो बेसिकली क्या समझ आ रहा है कि हर एडिशनल कंजम्पशन से सेटिस्फैक्शन क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो अब जब आपको सेटिस्फैक्शन किसी चीज से कम मिल रहा है तो आप उसके लिए क्या उतने ही पैसे देने को तैयार होगे? हाँ, सोचो ना, देखो अगर आपको किसी चीज से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा था तो आप रेडी थे इतना पैसा देने के लिए, लेकिन अब क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है तो आप चाहोगे नहीं कि यार पैसे भी कम ही देने पड़े। हाँ, दिस इज द रीजन कि जब हमारा प्राइस क्या करता है, रिड्यूस करता है, तब हम क्या करते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि तब हमारी सेटिस्फैक्शन वर्क कर रही होती है हमारे लिए। हमारे लिए पैसों का, प्राइस का सेटिस्फैक्शन उतना नहीं होता जितना उस कमोडिटी के लिए होता है। हाँ, तो बेसिकली हम कैसे, एक पॉइंट हमारा क्या है जस्टिफाई करने का कि हमारा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशन होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और क्या रीजन दे सकते हैं? इनकम अफेक्ट। क्या बोलता है ये कि बेसिकली क्या होता है, जब इनकम बढ़ जाती है ना तो आप क्या कहते हो कि यार मेरे पास 100 रुपये हैं तो यार मैं 100 रुपये खर्च कर, लेकिन अगर आपके पास 200 रुपये आ गए, आप अपना कंजम्पशन बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? आप बोलोगे कि नहीं यार कि मैं ज़्यादा ले लेता हूँ ना चीज़ें, मैं ज़्यादा परचेज कर सकता हूँ ना। बेसिकली हुआ क्या, अगर आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है तो आपकी डिज़ायर्स भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। हमें सारा कुछ चाहिए होता है एंड ऑफ द डे। हमारे पास हमारी जो वांट्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए कभी भी सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होते। सो अगर आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज बढ़ गए, आपकी इनकम क्या हो गई, राइज कर गई, तो आप क्या करोगे, अपने गुड्स का कंजम्पशन भी बढ़ाना चाहोगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हमने पढ़ा था कि जो गुड्स होती हैं वो आपस में रिलेटेड होती हैं। हम एक गुड को दूसरी गुड से इंटरचेंजेबली यूज़ करते तो हम उन्हें सब्स्टिट्यूट गुड्स बोल देते हैं। अगर एक गुड दूसरी गुड के साथ साथ यूज़ हो रही है तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोल देते हैं। अच्छा, अब इन गुड्स के जो गुड्स आपस में रिलेटेड है, एक गुड के प्राइस में चेंज आने से क्या होता है, दूसरी गुड्स की डिमांड भी अफेक्ट होती है ना। ये तो हम अभी तक समझ ही चुके हैं। तो अगर मेरा प्राइस बेसिकली रिड्यूस कर रहा है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि कोका कोला और थम्स अप मेरे दो ऐसे गुड्स थे जो मैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर रही थी, दोनों 20 रुपीज़ के थे। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ रहे, देखो अब क्या हुआ कि जो कोका कोला है 10 रुपीज़ की हो गई, तो अब थम्स अप की डिमांड क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी कि नहीं करेगी। डिमांड जो थम्स अप की डिक्लाइन करिए, बढ़ेगी कहाँ पर, कोका कोला में। तो बेसिकली क्या नोटिस किया हमने, प्राइस के रिड्यूस होने से क्वांटिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। थम्स अप वाला जो भी कंज्यूमर बेस था वो कहाँ पर आ गया, कोका कोला पे। उन्होंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाँ, तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी क्या हमें शो करता है कि जो कंज्यूमर है उसका जो प्राइस है और उसके लिए जो वो क्वांटिटी डिमांडेड कर रहा है वो आपस में क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है।
बिल्कुल हमें समझ आ रहा है यहाँ तक कि हम किस तरीके से क्या क्या फैक्टर्स को देखकर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, चेंज इन कंज्यूमर साइज। इस पॉइंट को हम कैसे समझ सकते हैं कि देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि जितने कंज्यूमर्स हैं ना उनका साइज चेंज हो गया। पहले हमारे पास 10 कंज्यूमर्स थे, अब 20 कंज्यूमर है। ये साइज कैसे चेंज होगा, देखो प्राइस कैसे अफेक्ट कर रहा है साइज को। देखो पहले अगर समझ लो चीज 100 रुपए की है, राइट, तो 100 रुपए में वही लोग परचेज कर सकते हैं ना जिनके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए। अज्यूम करते हैं 100 रुपए कितने, 8 लोगों के पास 100 रुपए, राइट। अब ये चीज जो है ये सस्ती हो गई, 50 रुपए की हो गई। 50 रुपए 16 लोगों के पास है। तो बेसिकली क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब सस्ती होने के बाद वो क्या ज्यादा लोग उसे परचेज कर पाएंगे क्योंकि वो ज्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल हो गई। हाँ, तो कंज्यूमर साइज में चेंज आया कि नहीं आया, प्राइस के रिड्यूस होने से जो क्वांटिटी डिमांड करने वाले जो लोग हैं वो बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। हाँ, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल समझ पा रहे हैं हम कि कैसे कंज्यूमर के साइज में चेंज आने से हमारा जो प्राइस है और क्वांटिटी वो में दिखा रहा है कि यार हम लोग इनवर्सली रिलेटेड हैं। हाँ, बिल्कुल समझ गए हम इतनी बात। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, डिफरेंट यूजेस। तो बेसिकली इस पॉइंट में क्या बात हो रही है वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि कई बार क्या होता है ना कि जो एक प्रोडक्ट होता है ना जिसकी डिमांड की बात हो रही है उसके एक से ज़्यादा यूजेस भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, मिल्क अब आपका कर्ड बनाने में भी यूज़ हो रहा है। हाँ, और क्या बनाने में यूज़ हो रहा है, चीज़ बनाने में यूज़ हो रहा है, पनीर बनाने में यूज़ हो रहा है, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ हो रहा है, राइट। तो बेसिकली अगर मिल्क का प्राइस सस्ता हुआ है तो बाकी चीज़ों का प्रोडक्शन बेटर करने की गुड अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, क्योंकि मिल्क के मल्टीपल यूजेस है, मिल्क का डिमांड वो फटाफट बढ़ा देंगे ताकि वो डिफरेंट यूजेस में उसे यूज़ कर सके। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, अगर एक प्रोडक्ट डिफरेंट यूजेस में यूज़ हो रहा है और उसके प्राइस में गिरावट आई तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाए हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। लॉ ऑफ डिमांड में जो हम ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि प्राइस का और क्वांटिटी का, ये किन किन फैक्टर्स की वजह से ये रीजन बैक्ड अप है। हाँ, कि जो हमारा डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोप कर क्यों रहा है। बिल्कुल समझ गए हम इतनी बात। अच्छा, फिर एक बात मुझे बताओ, क्या हमेशा हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करेगा? यानी कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ कि जो मेरी प्राइस है और जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है क्या वो हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड रहने वाली है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ा है तो मैं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दूं? बिल्कुल हो सकता है। इसको कहा जाता है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ऐसी कुछ जगहें जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि प्राइजेस और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। बाकी फैक्टर्स को अगर हम एक बार के लिए कांस्टेंट मान ले तो, राइट। हमारा जब ये लॉ फेल हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। किन केसेस में होता है ये? इनमें से एक पॉइंट तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी करके आए थे। क्या? गिवन गुड्स, यानी कि इंफीरियर गुड्स बोला था जिन्हें हमने। गिवन गुड्स क्या होते हैं, ये हाईली इंफीरियर गुड्स होती हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बेटर हो रही है तो आप क्या करते हो, ऐसी गुड्स को कंज्यूम करना बंद कर देते हो। हमने क्या बात की थी कि इनकम का इफेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए ना, कि अगर आपकी बेटर इनकम आई है तो आप क्या करोगे, गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ा दोगे। लेकिन ऐसी गुड्स के केस में क्या होगा कि आप गुड्स की कंजम्पशन को घटा दोगे क्योंकि आप बेटर क्वालिटी गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। हाँ, ऐसी गुड्स का क्या होता है कि समझ लो मैं सड़क पे एक चाइनीज कॉर्नर से क्या कर रही थी, बर्गर खा रही थी 20 रुपीज़। अब उस चाइनीज कॉर्नर वाले ने क्या किया, 20 रुपीज़ का प्राइस रिड्यूस करके 10 रुपीज़ कर दिया। तो मैं क्या सोचूंगी, यार नहीं, लेट्स नॉट ईट दिस, इट्स नॉट गुड, इसकी क्वालिटी क्या है, बहुत ज़्यादा पुअर है। तो बेसिकली गिवन गुड्स का क्या होता है, गिवन गुड्स एक नेगेटिव रिलेशन शो करता है। यानी कि अगर प्राइस फॉल कर जाता है ना तो लोग इसका कंजम्पशन करना बंद ही कर देते हैं, सेइंग इट इज ऑफ बैड क्वालिटी। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाता है,
हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है जो कहता है कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ना चाहिए, वो फेल हो जाता है। ये क्या है, हमारी फर्स्ट एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की। सेकंड हमारा एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। क्या समझते हैं हम इन शब्द से? आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन यानी कि ऐसा कुछ सामान जो आपको सोसाइटी में डिस्टिंक्ट कर रहा है, एज इन आपको स्टैंड आउट करवा रहा है। ऐसी लग्जूरियस गुड्स जो कि आपको हाई क्लास या बेटर फील करवाती हैं, वो आती हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सोसाइटी में मर्सिडीज परचेज करके लेके आए तो वो उसके लिए एक आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है। वो शो करने वाला है, यार मैं इतने पैसे लगाकर क्या लेकर आया हूँ, मर्सिडीज लेकर आया हूँ। अगर मर्सिडीज का प्राइस सस्ता हो जाता है तो बेसिकली वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के लिए यूज ही नहीं हो सकती। मर्सिडीज की डिमांड क्यों है? क्योंकि वो महंगी है। हाँ राइट। तो बेसिकली क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन लोग इसीलिए परचेज कर रहे हैं क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है। अगर स्टेटस सिंबल सस्ता हो गया तो वो स्टेटस सिंबल रहेगा ही नहीं ना, सिंपल सी तो बात है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है। प्राइस फॉल करने से ऐसी गुड्स का डिमांड बढ़ नहीं रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, इनका डिमांड रिड्यूस हो जाएगा। अगर प्राइस फॉल करता है यानी कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए बनी है, स्टेटस सिंबल के लिए, वो पर्पस ये क्या करेंगी, फुलफिल करना बंद कर देंगी। इसीलिए इसका डिमांड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं ये बात कि एक्चुअल में जो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन है ये भी क्या है, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड। लास्ट हमारा पॉइंट है इर्रेशनल जजमेंट। इर्रेशनल जजमेंट की हम बात करेंगे, पर पहले इर्रेशनल शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। इर्रेशनल जब आप एक नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं कर रहे, हाँ, उसे हम बोलते हैं कि इर्रेशनल है, अजीब है इसका ये बिहेवियर, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको देकर समझाऊं, आपका इर्रेशनल बिहेवियर कैसे हो सकता है कि मैं आपको एक टॉफी दे रही हूँ और मेरे साथ में कोई है, वो आपको 2 टॉफीज दे रहा है, तो आपका रैशनल बिहेवियर क्या होना चाहिए कि आप 2 टॉफीज लो। क्यों? क्योंकि आपको 2 टॉफीज से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी कंपेरेटिव टू 1 टॉफी, राइट। तो ये है आपका रैशनल बिहेवियर। लेकिन अगर आप मुझसे एक टॉफी ले रहे हो, उसकी 2 टॉफी इग्नोर करके, तो वो हो जाएगा इर्रेशनल बिहेवियर, यानी कि आपने अजीब बिहेवियर शो किया, आपने अपनी यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर पता नहीं क्यों मुझसे एक टॉफी ले ली। अच्छा, इर्रेशनल शब्द का मतलब समझ रहे हम लोग, ठीक है। तो हम इसको प्राइस और क्वांटिटी, हमारे लॉ ऑफ डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में इस पॉइंट को कैसे बात करें, इर्रेशनल जजमेंट। यहाँ पर हम लोग समझाना चाह रहे हैं कि कई बार क्या होता है, हम लोग चीज़ों को ना उसके प्राइस टैग से जज करने लगते हैं। हम कहते हैं आपके पास 2 ऑप्शन है, एक नॉर्मल जीन्स है और एक ब्रांडेड जीन्स है। एक चीज़ का प्राइस 10,000 रुपीज़ है, एक चीज़ का प्राइस 1,000 रुपीज़। दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ब्रांडेड ले रहे हो। आप कह रहे हो क्योंकि महंगी है ना, बेटर होगी। हाँ, यहाँ पे आपने क्या शो किया, इर्रेशनल जजमेंट शो किया अपना। हाँ, क्योंकि महंगी है इसीलिए बेटर होगी। आप क्वालिटी पे नहीं फोकस कर रहे, आप प्राइस पे फोकस कर रहे हो। हाँ, कि महंगा मतलब बेटर। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर जो चीज़ें महंगी होगी, आप उसका डिमांड ज़्यादा करोगे। यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कर रहा है, फेल हो जा रहा है। ये भी हमारी लॉ ऑफ डिमांड की क्या बन जाती है, एक्सेप्शन बन जाती है। क्योंकि अगर ये चीज़ें सस्ती हो रही हैं ना, तो आप कह रहे हो दे आर पुअर क्वालिटी, रहने दो, आप इनका डिमांड भी क्या कर दे रहे हो, रिड्यूस। तो हमारा जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इन्वर्सली रिलेटेड नहीं है। क्या रिलेशन शो कर रही है, एक पॉजिटिव रिलेशन शो कर रही है। इन सभी एक्सेप्शंस के केस में जो एक पॉजिटिव रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, इसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। हाँ, यानी कि ए पॉइंट पर जितना प्राइस है और बी पॉइंट पर उससे ज़्यादा प्राइस है, लेकिन स्टिल मेरी बी पॉइंट पर क्वांटिटी ज़्यादा है, इवन दो प्राइस भी ज़्यादा है। यानी कि मैं कम प्राइस पे कम क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ, ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ।
बिल्कुल हमें समझ आ गया। लॉ ऑफ डिमांड का ये सारा टॉपिक हमने अजम्पशंस डिस्कस किए, मीनिंग समझने की कोशिश की, एक्सेप्शंस भी डिस्कस किए और समझा भी कि जो प्राइस का और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन है इसके रीजंस क्या हैं। बिल्कुल हमें क्लियर हो गया होगा होपफुली। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिमांड को ही कंटिन्यू करेंगे, इसके शिफ्ट्स के बारे में और गुड्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब वहाँ पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।